एंगुलर में इंटरसेप्टर क्या होता है उसके बारे में डिटेल में इस पार्टिकुलर वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। ये जानेंगे कि क्यों इस्तेमाल करते हैं इंटरसेप्टर को और कैसे आप इंटरसेप्टर यूज कर सकते हैं अपने एंगुलर एप्लीकेशन में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगर पसंद आ रहा है तो आगे तक देखते जाइए और अंत तक देखिए। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं, डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। तो अब हम जानेंगे इंटरसेप्टर क्या है। तो क्या होता है, सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं ऑथेंटिकेशन का, जिसमें यूज़र को यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ता है। जब वो रिक्वेस्ट भेजेगा बैकएंड के पास तो बैकएंड उसको टोकन प्रोवाइड करेगा। अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो वो टोकन प्रोवाइड करेगा। तो क्या होगा कि अब जब कोई भी प्रोटेक्टेड रिसोर्स का इस्तेमाल अगर वो करता है तो उसको जो है वो टोकन जो है जो प्रोवाइड किया था बैकएंड उसको फिर से प्रोवाइड करना पड़ेगा। बोलेगा कि अब टोकन लाओ, पहले टोकन वेरीफाई करेंगे, टोकन सही है तब जाकर आपके रिक्वेस्ट को फुलफिल करेंगे। मे बी डेटाबेस में डेटा को सेव करना हुआ या फिर उसको कुछ प्रोसेसिंग करना हुआ या फिर उसके क्वेरी के अकॉर्डिंग, उसके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डेटा देना हुआ यूज़र को। तो क्या होता है कि अब हमको क्या करना है कि जब यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो ईच रिक्वेस्ट के लिए अब हम क्या करेंगे, टोकन भी ऐड करके भेजेंगे बैकएंड को। तो अब यहाँ पे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि ईच रिक्वेस्ट के लिए हमको टोकन ऐड करके भेजना पड़ेगा बैकएंड को। तब हम यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे है एंगुलर में, इंटरसेप्टर। इंटरसेप्टर क्या करेगा, वो नज़र बनाए रखेगा कि जो भी रिक्वेस्ट जा रहा है यानी बैकएंड के पास और बैकएंड से आ रहा है उस पर नज़र बनाए रखेगा। और वो एक तरह से मिडल मैन की तरह काम करेगा। यानी कि वो मिडल में वो ये चेक करेगा कि जो भी रिक्वेस्ट जा रहा है और आ रहा है तो उसमें वो मॉडिफाई भी कर सकता है। तो कोई भी रिक्वेस्ट जाएगा तो ईच रिक्वेस्ट में पहले वो चेक करेगा कि यूज़र लॉगिन है कि नहीं। अगर यूज़र लॉगिन है तो टोकन को अटैच करके भेज देगा बैकएंड के पास। तो वो नज़र बनाए हुए है, ठीक है। अगर बैकएंड से कुछ डेटा अगर आता है तब भी वो इंटरसेप्टर से होके ही गुजरता है। यानी कि पहले पहले प्रोसेस क्या हो गया, फ्रंट एंड में कोई भी एपीआई कॉल हुआ तो वो जाएगा इंटरसेप्टर के पास, इंटरसेप्टर अलाउ करेगा, तब जाकर अलाउ करेगा और या फिर कुछ मॉडिफाई कर सकता है उसके एपीआई कॉल में। और मॉडिफाई करने के बाद जो बैकएंड के पास जाएगा और बैकएंड रिस्पॉन्स सेंड करेगा, वो रिस्पॉन्स अगेन इंटरसेप्टर के पास जाएगा और इंटरसेप्टर फिर से रिस्पॉन्स में कुछ मॉडिफाई कर सकता है। फिर वो जो मॉडिफाइड रिस्पॉन्स है या फिर ओरिजिनल रिस्पॉन्स, ये डिपेंड करता है कि मॉडिफाई किया है या नहीं किया है इंटरसेप्टर। तब जो है वो जाएगा क्लाइंट के पास, यानी क्लाइंट इट मीन्स क्लाइंट ब्राउज़र, इस केस में ब्राउज़र के पास जाएगा। तब यूज़र जो है उस डेटा को देख पाएगा। तो प्रोसेस क्या हुआ समझ गए आप कि पहले फ्रंट एंड से बैक एंड में जाने से पहले एक मिडल मैन बैठा हुआ है इंटरसेप्टर जो कि नज़र बनाए हुए है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ऊपर। तो यही चीज़ों का इस्तेमाल हम करेंगे हम ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। अब और भी डिटेल में इसको समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये हमारा एंगुलर का ऑथेंटिकेशन का सीरीज है। दैट्स वाई मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए इसके बारे में और अधिक जानने का प्रयास करते हैं कोड के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरसेप्टर ng कमांड के थ्रू, CLI के थ्रू ng जनरेट इंटरसेप्टर एंड नेम ऑफ योर इंटरसेप्टर, समझ गए। ng जनरेट इंटरसेप्टर और इंटरसेप्टर का नाम, ये अगर देंगे तो उस नेम का इंटरसेप्टर जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि CLI है। डेफिनेटली यहाँ पे CLI बहुत ही पावरफुल है, जो कि स्केलेटन जो बेसिक कोड होते हैं, स्केलेटन होते हैं, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, जो कि आपके डेवलपमेंट स्पीड को काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देगा। दैट्स वाई आपको इंटरसेप्टर जनरेट करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। जनरेट कर दिए इंटरसेप्टर, देन आपको उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। अब इंटरसेप्टर जनरेट हो गया, अब आपको क्या करना है, ऐप मॉड्यूल में उसको रजिस्टर करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी आप इंटरसेप्टर प्रोवाइडर में अटैच कर रहे हैं तो मेक श्योर कि HTTP मॉड्यूल ऐप मॉड्यूल में इंक्लूड होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि HTTP यानी कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए ये सारे मॉड्यूल्स की ज़रूरत पड़ता है और ये जो है ऐप मॉड्यूल में होना चाहिए। और ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को आप ऐप मॉड्यूल में ही इंपोर्ट करिए,
क्योंकि अगर लेजी लोडिंग भी यूज करते हैं तो भी कोई इशू नहीं होगा। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रोवाइडर में यहाँ पे आपने प्रोवाइडर में इंटरसेप्टर को यहाँ पे यूज क्लास जो है वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया। बट मेक श्योर कि इंपोर्ट होना चाहिए, यानी कि इंपोर्ट अगर आप करेंगे यहाँ पे इंटरसेप्टर में एक बार चलते हैं आपको, ताकि किसी भी तरह का डाउट ना हो। ये इंटरसेप्टर है, ये बेसिकली इंजेक्टेबल एक सर्विसेज की तरह ही है, ठीक है। ये इंजेक्ट किया जा सकता है और ये एक्सपोर्टेड है। मतलब आपको एंगुलर में पता होगा कि इंपोर्ट करने से पहले एक्सपोर्ट करते हैं। जब ये एक्सपोर्ट करेगा तब कोई बंदा उसको इंपोर्ट कर सकता है, यानी कि ये ऐप मॉड्यूल ये जो है इंपोर्ट करेगा। यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया HTTP कॉन्फ़िग इंटरसेप्टर, ठीक है, प्रोवाइडर में यहाँ पे कर दिया। अब ये जो है होल एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएगा। अब ये नज़र बनाए रखेगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में। बट यहाँ पे नोटिस करेंगे कि एक और यहाँ पे वैल्यूज़ है, मल्टी का वैल्यू ट्रू। ये क्या है? तो देखिए ये क्या होता है कि अगर आप चाहें 3-4 इंटरसेप्टर यूज करना अपने एंगुलर एप्लीकेशन में तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे ये ट्रू फ्लैग प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस केस में क्या होगा कि जब भी आप API कॉल करेंगे तो सबसे पहले जाएगा HTTP कॉन्फ़िग इंटरसेप्टर, यानी कि मैंने 3 इंटरसेप्टर क्रिएट किया ng जनरेट कमांड के थ्रू, ng जनरेट कमांड के थ्रू HTTP कॉन्फ़िग इंटरसेप्टर, JWT इंटरसेप्टर एंड एरर इंटरसेप्टर। अब HTTP कॉन्फ़िग इंटरसेप्टर यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने यूज किया। तो रिक्वेस्ट अब क्या होगा कि कोई भी API कॉल करेंगे तो सबसे पहले HTTP कॉन्फ़िग इंटरसेप्टर के पास जाएगा, फिर JWT इंटरसेप्टर के पास जाएगा, फिर एरर इंटरसेप्टर के पास जाएगा, देन जो है बैकएंड के पास जाएगा। फिर बैकएंड से जब रिस्पॉन्स आएगा तो सबसे पहले एरर इंटरसेप्टर के पास जाएगा, फिर JWT इंटरसेप्टर के पास जाएगा, फिर HTTP कॉन्फ़िग इंटरसेप्टर के जाएगा और लास्ट में फिर यूज़र को मीन्स क्लाइंट को, यानी इट मीन्स जो है API का रिस्पॉन्स मेनली उस कंपोनेंट को मिलेगा जहाँ से कॉल हुआ है। तो आप समझ गए, यानी कि जाएगा तो ऊपर से जाएगा, आएगा तो नीचे से जाएगा। ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। आई होप कि आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो आप पर्सनली मुझसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, मैं और भी डिटेल में बताऊंगा और आपके डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे HTTP ये 3 इंटरसेप्टर मैं यूज किया हूँ, इसका पर्पस आपको समझ में आ गया। अच्छा, आप ये समझ रहे होंगे कि एक ही इंटरसेप्टर में भी तो सारा काम किया जा सकता है, बट ये 3 क्यों? 3 इसलिए क्योंकि क्या होता है कि जब एप्लीकेशन बड़ा होते जाता है तो अगर हम पीस बाय पीस कुछ पीस ऑफ कोड को अगर हम छोटे छोटे भाग में अगर तोड़ देंगे तो ज़्यादा बेहतरीन होता है। छोटे छोटे भाग में तोड़ना ज़्यादा बेहतरीन इसलिए होता है क्योंकि बड़ा और बिग इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन में मॉडिफाई करना बहुत ही ईजी हो जाता है। आपको एक स्पेसिफिकली इस JWT रिलेटेड अगर कुछ भी चेंजेस करना है तो HTTP इंटरसेप्टर में करेंगे। HTTP कॉन्फ़िग से रिलेटेड अगर करना है तो ये इसमें करेंगे। एरर, सपोज दैट एरर अगर आ गया, रिस्पॉन्स के थ्रू एरर आ रहा है तो इस पे करेंगे। एक आपको यूज केस बताते हैं इसका। सपोज दैट बैकएंड से कुछ आया बट उसका जो आया तो वो डेटा नहीं आया, कुछ एरर आ गया बैकएंड से, तो क्या करेगा कि एरर इंटरसेप्टर उसको कंट्रोल करेगा। एरर इंटरसेप्टर पहले देखेगा कि क्या आया है रिस्पॉन्स में, वो देखेगा कि एरर आया है। तो अब हम क्या करेंगे, एरर के केस में कुछ सपोज दैट यूज़र को ऐसा पॉपअप दिखा देंगे कि सम फेल, समथिंग वेंट रॉन्ग, ऐसा करके, ठीक है। अगर कोई भी रिक्वेस्ट अगर एक्टिव है तो वहाँ पे लोडर भी हम दिखा सकते हैं, तो उसके लिए एक अलग इंटरसेप्टर बना सकते हैं। यानी कि कोई भी रिक्वेस्ट अगर जाएगा बैकएंड के पास, अगर कोई भी एक्टिव रिक्वेस्ट है तो हम ऊपर में दिखा देंगे लोड हो रहा है, यानी कि यूज़र को समझ में आएगा कि अभी कुछ चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है टास्क। तो ये भी पॉसिबल है यहाँ पे इंटरसेप्टर के माध्यम से। तो क्योंकि इंटरसेप्टर आप बहुत सारे यूज केसेस हैं, आप तो रिक्वायरमेंट के आधार पे यूज कर ही सकते हैं। मेन फंडा तो समझ में आ गया कि ये जो है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो जाने वाला है और जो आने वाला है उसको बीच में मिडल मैन है जो कंट्रोल करता है। आप मल्टीपल इंटरसेप्टर बनाइए, क्रिएट कीजिए, नो इशू, जितना मन उतना चाहे कर सकते हैं। या फिर इंटरसेप्टर के लिए एक अलग फाइल बना दीजिए, TS फाइल, और उसको यहाँ पे प्रोवाइडर में डाल दीजिए, ये भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है।
तो अभी आप ये समझ गए कि इंटरसेप्टर ये क्या क्या है, कैसे काम करता है। तो हम एंगुलर का ऑथेंटिकेशन का सीरीज लाए हैं, इसीलिए चलिए इसके बारे में आपको हम बताया जाए। तो देख सकते हैं HTTP कॉन्फ़िग इंटरसेप्टर, इसके बारे में पहले देखते हैं ये क्या है। तो देखिए क्या होता है कि हमारा इंड पॉइंट जो देख रहे हैं ये इंड पॉइंट है। इंड पॉइंट अगर लोकल होस्ट में आप काम कर रहे हैं तो लोकल होस्ट समथिंग होता होगा, क्योंकि बैकएंड भी आपके में भी लोकल आपके सिस्टम में स्टोर होगा। जब आप सर्वर में अगर डालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा सर्वर में, यानी कि एपीआई जो इंड पॉइंट है यूआरएल है, यानी डोमेन नेम है बेसिकली, जो कॉमन है हर एक रिक्वेस्ट में। सब जो भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जो भी तो बैकएंड को एपीआई कॉल कर रहे हैं, तो एपीआई का एंड पॉइंट में कुछ चीज़ें कॉमन होते हैं जो हर एक रिक्वेस्ट में आपको उसको भेजना ही पड़ता है। तो ये डोमेन नेम है बेसिकली, तो वो जो है कॉमन होता है। तो अब क्या होगा कि सपोज दैट 10 कंपोनेंट से अगर आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, एपीआई कॉल कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पे टोटल अगर फुल डोमेन नेम अगर आप डाल देंगे, यानी कि जो भी कॉमन चीज़ें हैं सभी के लिए, जैसे कि ये देख सकते हैं डोमेन नेम स्लैश एपीआई। अब क्या है कि डोमेन नेम स्लैश एपीआई सभी के लिए कॉमन है, बट आप वहाँ पे 5 कंपोनेंट में यूज कर दिए, इसको यूज कर यहाँ पे यूज करने के बजाय। तो क्या होगा उस केस में कि फ्यूचर में अगर लोकल होस्ट में आप काम कर रहे हैं, फिर एक्चुअल डोमेन में अगर उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, मे बी टेस्टिंग इन्वायरमेंट में या प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में अगर पुश करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप चेंज करेंगे तो 5 कंपोनेंट में जा के चेंज करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही टफ और डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए आपको एक कहीं वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं उसके लिए। तो हमने क्या किया, इंटरसेप्टर एक बनाया। ये इंटरसेप्टर क्या करेगा, जो भी रिक्वेस्ट एपीआई कॉल होगा, जो भी रिक्वेस्ट बैकएंड के पास जाएगा, तो जाने से पहले इंड पॉइंट में कुछ बदलाव करेगा, कुछ चेंजेस करेगा। तो क्या करेगा कि यहाँ पे एपीआई यूआरएल कॉन्कैट करेगा, यानी कि अब हमको लॉगिन का अगर एपीआई कॉल करना होगा तो वहाँ पे लॉगिन ही डालेंगे, स्लैश लॉगिन, दैट्स इट। अब क्या होगा कि इसके साथ ये जो है, इसके साथ स्लैश लॉगिन अटैच हो जाएगा, अटैच हो के जब पास जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया इंटरसेप्टर के पास ही जाता है। तो इंटरसेप्टर क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है जो भी रिक्वेस्ट जा रहा है, मे बी इंड पॉइंट को मॉडिफाई कर दे, डेटा को मॉडिफाई कर दे, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि रिक्वेस्ट, ये मैंने एक वेरिएबल लिया, देख सकते हैं ये कंफ्यूज करने वाली चीज़ नहीं है। आप देख रहे होंगे ये थोड़ा टफ लग रहा होगा, इसको डरिए मत, ये बहुत ईजी है। कुछ कोड तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको जब इंटरसेप्टर क्रिएट करेंगे CLI के थ्रू, ng जनरेट कमांड के थ्रू, तो कुछ स्केलेटन, बेसिक स्केलेटन आपको मिल जाएगा, और कुछ कोड जो है डॉक्यूमेंटेशन से भी मिल सकता है। तो अब क्या होगा, रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी नेम दे दीजिए, नो इशू। तो अब क्या करेंगे, रिक्वेस्ट जो आ रहा है डॉट, अगर आप इसको कंसोल करेंगे यहाँ पे, रिक्वेस्ट console.log में भी ये ऐसा नहीं, आपको करना क्या है कि रिक्वेस्ट को यहाँ पे कंसोल करना है। देख, आपको हम एग्जांपल के लिए दिखा रहे हैं। तो उसके लिए पहले मुझे सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, ng ओके। तो जब तक स्टार्ट होता है तब तक मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये कंसोल का स्पेलिंग गलत है, ये होगा, अभी सही है। मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो अगेन आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा माई ऐप। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे समझिए। अब ऑब्जेक्ट में इस ऑब्जेक्ट में एक वैल्यू है यूआरएल का वैल्यू हम ला सकते हैं, .url लिखेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसका वैल्यू मिल गया है, यूआरएल क्या है। अब हम क्या करें, यूआरएल जाहिर सी बात है लॉगिन होगा, क्योंकि हम वहाँ पे तो फुल यूआरएल नहीं दे रहे हैं ना, जहाँ जिस कंपोनेंट से हम कॉल कर रहे हैं, तो वो तो यहाँ पे दे ही नहीं रहे हैं।
तो क्या होगा, हमारा रिक्वेस्ट यूआरएल हमेशा फुल यूआरएल नहीं होगा, हमेशा लॉगिन होगा, स्लैश साइनअप होगा, या फिर प्रोडक्ट स्लैश सेव, ऐसा करके कुछ भी हो, बट एग्जैक्ट पूरा नहीं होता है, वहाँ पे नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि वहाँ से जो इंड पॉइंट आ रहा है वो स्लैश लॉगिन स्लैश साइनअप ऐसे करके आ रहा है। अब हमको क्या करना है, इसको कॉन्कैट करना है इसके साथ। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे इफ कंडीशन लगाए, और इफ कंडीशन के थ्रू हम ये छोटे से कंडीशंस हैं यहाँ पे, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये रिक्वेस्ट डॉट क्लोन, ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट का जो वैल्यू है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो क्या करेगा, यूआरएल उसका जो है उसमें क्या मॉडिफाई करेगा कि एपीआई यूआरएल, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है, हमारा जो इंड पॉइंट है जो कॉमन होगा, कॉमन प्लस ये कॉन्कैट करेगा जो आ रहा है इंड पॉइंट, यानी कि लॉग इन। तो लोकल होस्ट स्लैश लॉग इन, अगर इसको हम लोकल होस्ट मानेंगे, तो अगर लोकल होस्ट स्लैश एपीआई है तो क्योंकि ये लोकल होस्ट और स्लैश एपीआई कॉमन है हर एक रिक्वेस्ट के साथ, तो लोकल होस्ट स्लैश एपीआई स्लैश जो भी हम वहाँ पे इंड पॉइंट भेजें, मे बी लॉगिन हो गया, साइनअप हो गया, उसको हम यहाँ पे कॉन्कैट कर रहे हैं। कॉन्कैट करने के बाद जो है देन अनदर इफ कंडीशन के पास जाएगा। ये कुछ हेडर्स हैं लाइक कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन जेसन, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे किए हुए हैं। तो आप समझ गए, ये कुछ नहीं है। ये इंटरसेप्टर क्या कर रहा है, इंटरसेप्टर केवल यही इंश्योर कर रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट जाएगा बैकएंड के पास तो उसमें हम कॉन्कैट करेंगे कुछ कॉमन इंड पॉइंट। तो ये कॉन्कैट किया है, इंड पॉइंट में कुछ बदलाव किया है, इस पर्पस के लिए ये इंटरसेप्टर है। ठीक है, समझ गए। अब अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर यहाँ पे आप नहीं अगर डिफाइन करना चाहते हैं कॉमन जो इंड पॉइंट है, उसको आप जो है ना यहाँ पर भी कर सकते हैं। देख सकते हैं इन्वायरमेंट्स, तो इन्वायरमेंट में भी जो भी इन्वायरमेंट में देख सकते हैं दो टाइप का, प्रोडक्शन के लिए अलग, और ये देख सकते हैं जो कि चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या होगा कि जब भी आप को चेंज करना पड़ेगा इंड पॉइंट, तो बस एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा, और उस वेरिएबल का आप इन्वायरमेंट से यहाँ पे वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन कीजिए, उसको कॉन्कैट कीजिए, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये समझ गए आप। अब क्या होगा, ये कुछ कोडिंग यहाँ पे किए हुए हैं जिसमें रिस्पॉन्स वगैरह को यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है। तो देख सकते हैं HTTP रिस्पॉन्स, आप कंसोल करके देखिए, रिस्पॉन्स सारा रिस्पॉन्स पहले यहाँ पे आएगा। तो रिस्पॉन्स को यहाँ पे ये देख सकते हैं HTTP इवेंट, ये HTTP रिस्पॉन्स के थ्रू आप उसको इवेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जो भी बैकएंड से अब रिस्पॉन्स आएगा उसको यहाँ पे कंट्रोल कीजिए। कुछ भी लॉजिक होता है उसके बाद में भी कुछ टेस्टिंग वगैरह चेकिंग करना है तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। समझ गए। तो आई होप कि आपको इसके बारे में समझ में आ गया। उसी टाइप से JWT है, थोड़ा वो JWT के बारे में भी समझ लेते हैं। तो JWT क्या करेगा कि पहले ये डिसाइड करेगा कि यूजर लॉगिन है या नहीं। तो ये देखेगा auth.is login, पहले चेक करेगा, तो इसको पता चलेगा कि यूजर लॉगिन है। यूजर लॉगिन अगर उसको पता चलेगा तो क्या करेगा, अगर लॉगिन अगर है तो क्या करेगा, JWT टोकन जो है भेजेगा। समझ गए। अगर यूजर लॉगिन है तो JWT टोकन हेडर में अटैच करके भेजेगा, और बैकएंड में जो भी बैकएंड में जो है उसको वो टोकन वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप समझ गए कि अब हर एक रिक्वेस्ट के लिए, ईच रिक्वेस्ट के लिए सबसे पहले यहाँ पे गया पहले HTTP कॉन्फ़िग में गया, फिर JWT इंटरसेप्टर में गया, और ये क्या कर रहा है यहाँ पे कि पहले चेक कर रहा है कि लॉगिन है या नहीं। यूजर अगर लॉगिन अगर है तो फिर उसमें टोकन ऐड कर रहा है, वरना नहीं करेगा। ठीक है, आप समझ गए कि क्यों JWT इंटरसेप्टर मैंने यूज किया है। उसी टाइप से एरर इंटरसेप्टर भी, कुछ अगर एरर आता है रिस्पॉन्स वगैरह में तो उसको भी मैनेज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एरर आया स्टेटस 401, तो हम यहाँ पे पहले चेक कर लेंगे कि नहीं, ये अलग चीज़ है, रिस्पॉन्स के लिए अलग होता है। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे बताया HTTP कॉन्फ़िग इंटरसेप्टर, यहाँ पे रिस्पॉन्स है। तो रिस्पॉन्स जब भी आएगा,
JWT इंटरसेप्टर, एरर इंटरसेप्टर में भी ऐसा कर सकते हैं, या फिर यहाँ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये क्या करेगा, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं 3 बना दिया, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये क्या होगा, HTTP रिस्पॉन्स से यहाँ पे आप कुछ एरर वगैरह आया तो आप यूजर को दिखाना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप समझ गए पहला स्टेप क्या है कि इंटरसेप्टर क्रिएट कीजिए। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ऐप मॉड्यूल में प्रोवाइडर में इंक्लूड कीजिए, मल्टी ट्रू होना चाहिए अगर मल्टीपल इंटरसेप्टर यूज कर रहे हैं तो, और उसके बाद HTTP क्लाइंट मॉड्यूल मेक श्योर की ऐप मॉड्यूल में इंक्लूड होना चाहिए। और उसके बाद जो भी लॉजिक आप लिखेंगे, यानी कि रिक्वेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, और रिस्पॉन्स को आप मैनेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये रिटर्न करना पड़ता है, नेक्स्ट डॉट हैंडल रिक्वेस्ट, और कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्स वगैरह चेंजेस, रिस्पॉन्स वगैरह में चेंजेस करने होते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया इंटरसेप्टर के बारे में, एंगुलर इंटरसेप्टर है क्या, और इसके बारे में और अधिक जानने का प्रयास करेंगे आने वाले अगले वीडियो में। तब तो चलिए, तब तक के लिए आप आराम कीजिए, आगे हम बताएंगे आपको। नया वीडियो आ जाएगा तो आप चेक करते